मैं वार्ता प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रेजेंटेशन जैसे आगे बढ़ेगा, आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे बीच में विवेक जी हैं, वो सारे प्रश्नों के बाद में उत्तर देंगे। ऐसा आपको लगेगा प्रेजेंटेशन के दौरान कि मैं कहीं बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं हूं। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। मैं सिर्फ जो तथ्य हैं, जो डेटा है, क्योंकि समाज में और इलेक्शन के समय में निगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। पक्ष प्रतिपक्ष दोनों निगेटिव बातें एक दूसरे करते हैं, तो हमारे सामने पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों के केवल निगेटिव विचार ही रहते हैं। तो प्रयास ये किया गया है प्रेजेंटेशन बनवाने में कि हम निगेटिव बातों का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव ऑलरेडी मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर बहुत सारा फैला हुआ है। हम सारे लोग निगेटिव चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारे कुछ निगेटिव ही हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम ये देखेंगे कि क्या देश हमारा बदल रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वक्त कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन वक्त बदल रहा है। पहले आपको याद होगा कि हमारे देश की महिलाएं जाती थीं और विश्व में मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जीत के लाते थे। हम मर्द लोग रेसलिंग करते थे। समय बदल गया। अभी जो ओलंपिक हुआ था, रेसलिंग में अवार्ड कौन लेके आया? लेकिन हम उस बदलाव को महसूस नहीं कर रहे। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि हमने इतने बीच में, जब से नई गवर्नमेंट आई है, क्या कुछ बदलाव हुआ है? चेंज होता है, दिखाई नहीं देता है, या हम लोग देख नहीं पाते। प्रेजेंटेशन में ये प्रयास किया जा रहा है कि चेंज को देखने का हम लोग एक बार अभ्यास करें। ये हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर जी हैं, लाल किले की प्राचीन दीवार से बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। ये हमारे नए प्राइम मिनिस्टर, शायद कुछ बदलाव आप लोगों को महसूस हुआ। एक हमारा प्रश्न है कि आप लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं? करते हैं। चलिए आज हम आप लोगों को भूत दिखाएंगे। भूत कौन से थे? हमारा एक गांव है, मान लीजिए 1000 लोग रह रहे हैं वहां, लेकिन राशन कार्ड बने हुए हैं 1500। 1000 की आबादी, 1000 परिवार और राशन कार्ड बने हुए 1500। 500 लोग कहां से आ गए? 500 लोग भूत आ गए। कह रहा था पहले, कह रहा गैस एजेंसी है, एक मोहल्ले की लोकेशन है 10,000, गैस एजेंसी के कनेक्शन है 14,000। 4,000 कौन थे? भूत थे। तो हमारी नई सरकार ने उन भूत पकड़ने के लिए कुछ मशीनें बनाई। ये आधार है और बायोमेट्रिक्स है, जो अधिकांश राशन की दुकानों पर लगाया गया है, जिससे ये पता चल जाए कि भूत की चोटी तो होती है, बट फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं। अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। बोगस राशन कार्ड 1.6 करोड़, सरकार ने बचाया 10,000 करोड़ रुपए। बोगस एलपीजी कनेक्शन 3.5 करोड़, सरकार ने बचाए 14,000 करोड़ रुपए। मनरेगा सेविंग में 3,000 करोड़ रुपए, और टोटल सेविंग सरकार ने की है इन भूत पकड़ने के बाद में 27,000 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इनमें से कौन अच्छा है? पुराना चूल्हा, धुआं निकलता है, आंखें खराब होती हैं, या दूसरा चूल्हा जिससे कि हम आसानी से खाना बना लें, आंखों पे कोई प्रभाव ना पड़े, कोई बीमारी ना हो? तो सरकार ने क्या किया? 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हमारी पुरानी सरकार यानी कि 60 साल में दिए थे।
4 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इन 60 वीक, 60 सप्ताह में 4 करोड़ कनेक्शन। ये यूरिया है। 2 साल पहले आप अक्सर यूरिया के लिए संघर्ष, यूरिया के लिए मारामारी, जो रियल किसान थे उनको यूरिया मिलती नहीं थी। कारण क्या था? कारण ये था कि भारत सरकार जो यूरिया है उस पर 70% की सब्सिडी देती है, और ये यूरिया की बहुत बड़ी कालाबाजारी होती थी। इस यूरिया को खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता था। बहुत सारी फैक्ट्रीज, दूध वाले, केक वाले, सारे लोग इस यूरिया का उपयोग करते थे। गवर्नमेंट ने बहुत छोटी सा काम किया, नीम का पेड़ जगह जगह पाया जाता है, एक छोटा सा काम कर दिया कि नीम की यूरिया के ऊपर कोडिंग करा दीजिए, तभी आप यूरिया बेच सकते हो जब यूरिया के ऊपर कोडिंग हो। इससे हुआ क्या कि जो हमारे गांव में छोटी छोटी महिलाएं थी उनको एक रोजगार मिला, और यूरिया की जो ब्लैक मनी थी वो बंद हो गई। This could save about 10,000 crore by stopping its dividends। यानी कि 10,000 करोड़ रुपए की सरकार ने बचत की, सिर्फ एक छोटा सा काम करके। छोटा सा काम क्या है कि नीम कोट कर दिया गया यूरिया के ऊपर। आपने पिछले बार बहुत सारे घोटाले, स्पेक्ट्रम, कोल माइंस खूब सुने थे। सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से ई ऑक्शन करके, सिस्टमेटिक करके एक बहुत बड़ा कार्य किया, जिस कार्य से 30,000 करोड़ यानी कि 30,000 करोड़ रुपए एवरी ईयर आपके इस स्पेक्ट्रम के लोकेशन से भारत सरकार को मिले। दूसरा, कोल माइंस की जो एलोकेशन की गई वो 6,000 करोड़ रुपए प्रत्येक साल भारत सरकार को प्राप्त होंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे देश, भारत देश, यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो जानकारी में यानी कि अवेलेबल डेटा है उसके अनुसार भारत 250 से 300 वर्षों तक कोल यूज कर सकता है बड़े आराम से, जो ज्ञात खदानें हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछली सरकारें इस कोयले को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती हैं। अब जब से सरकार बनी है 2015 में, 2016 में कोल प्रोडक्शन कितना बढ़ा है आपके सामने है। 2011 में 3.1 मिलियन टन पैदा हुआ, निकाला गया यानी कोल माइन से। 12 में 2.3 मिलियन टन, और 13 में, और इन सारे को मिला दोगे तो 2 साल में इतना गवर्नमेंट ने कोल प्रोडक्शन को बढ़ाया है। फायदा क्या हुआ कि जो हम कोल इंपोर्ट करते थे वो हमारे देश से ही हमें भारत सरकार ने उसको सही से ऑक्शन करके, सही से रेगुलराइज करके प्राप्त किया। सीवियर कोल शॉर्टेज एट पावर प्लांट हिट्स इंडस्ट्रीज। ये बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज हुआ करती थी कि जो इंडिया के प्लांट के पावर स्टेशंस हैं वहाँ पे अक्सर कोल की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो कोयला है नहीं है, तो क्या होता था कि बिजली का प्रोडक्शन डाउन हो जाता था, प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। अक्सर ये न्यूज मिला करती थी कि पावर स्टेशन में कोयला ही नहीं है या 2-3 दिन के लिए बचा हुआ है। अब क्या न्यूज बन रही है? नो शॉर्टेज ऑफ कोल, 23 डेज स्टॉक अवेलेबल फॉर पावर प्लांट्स। बिजली के जो पावर प्लांट्स हैं वो आज की ये न्यूज छपती है कि महीना भर के लिए एक्स्ट्रा में कोयला पड़ा हुआ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। पहले हमारे यहाँ पे रोड बनती थी 3500 किलोमीटर पर मंथ। भारत सरकार जो नेशनल हाईवे का डेटा है इसको आज की तारीख में 10,000 किलोमीटर पर मंथ का रेशियो लेके आगे बढ़ रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी स्पीड दे रही है गवर्नमेंट। इस तरीके के आपको जब भी हाईवे पे आप किसी शहर में जाएंगे ये दृश्य आपको अक्सर नजर आएंगे। ये इसलिए नजर आते थे क्योंकि जो हमारी रोड्स बनाए गए थे, जो हाईवेज बनाए गए थे, ब्रिज बनाए गए थे, उनमें साइंटिफिक यूज नहीं किया गया था। हमने ये ध्यान नहीं दिया था कि इस जगह पे ट्रैफिक बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल कल्याणपुर क्रॉसिंग पे आप जाएंगे तो अगर यहाँ पे एक सिंपल सा ब्रिज बना दिया जाए तो भी ट्रैफिक बढ़ जाएगा,
लेकिन अगर हम इसको पहले से ही जान लें कि यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक है, बड़ा मूवमेंट है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो हम यहाँ कम से कम ये ध्यान दे पाएंगे कि हमें इस पुल को कैसे बनाना है और किस तरीके से हमें ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। न्यू गवर्नमेंट अपने जिस तरीके से गूगल मैपिंग कर रहा था, उसी टेक्नोलॉजी के साथ में आज डिसाइड कर रही है कि हम कहाँ पे पुल बनाएं, कहाँ पे ब्रिज बनाएं, किस तरीके से हम ट्रैफिक को कंट्रोल करें। दूसरा क्या पॉइंट था कि हमारे जो बहुत सारे मूवमेंट्स होते थे, वो ऐसे एक जगह से निकलते थे कि सारे ट्रैफिक एक दूसरे में फंस जाते थे। नई जो रोड्स आ रही हैं, नए जो प्लानिंग हो रही है, उनमें इन सारी चीज़ों का बहुत साइंटिफिक तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब हम हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे जो पुल होता है, वहाँ पे बहुत सारा टाइम हमारा इसमें किल हो जाता है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अभी गडकरी जी ने लेटेस्ट पिछले 2 महीने पहले एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम एक पास जारी करें, जैसे इंडियन ऑयल की 1000 टैंकर हैं, तो हम उनसे इकट्ठा कैश ले लें और उन सारे टैंकर को महीने भर के लिए कूपन और उससे उनको डिस्काउंट भी दे दें। बहुत सारी स्टेट की जो ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उनको हम एक ग्रीन कार्ड बना के दे दें और महीना भर के लिए उनका एडवांस ले लें, तो क्या होगा कि ट्रैफिक का मूवमेंट तेज हो जाएगा। होता क्या है कि हमारे जो इंडिया में हमारा ट्रक ड्राइवर है, वो पर डे 12 से 15 घंटे ट्रक चलाता है और फिर उसकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक तय कर पाता है। जबकि अगर आप यूएसए से कंपेयर करेंगे तो यूएसए का ट्रक ड्राइवर 8 घंटे ट्रक चलाता है और मिनिमम 700 से 800 किलोमीटर गाड़ी चलती है। रीज़न क्या है? वहाँ पे एक तो रोड अच्छे मिलते हैं, दूसरा उनका ट्रक थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तीसरा उन्हें जाके एक टोल बूथ पे रुक के घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ता। उनके ट्रक्स के पास बने रहते हैं, सेंसर लगा रहता है और वो ट्रक पास होते रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट ने समझा, इससे 3 फायदे होंगे। जो हमारा फ्यूल वेस्टेज होता था वो फ्यूल बचेगा, कम से कम हम जो डिस्टेंस 250 से 300 के बीच में रहते थे वो लगभग 400 से 500 तक पहुंचेगी और ये सारे काम हो रहे हैं। इंडियन ऑयल के टैंकर को पास दे दिए गए हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई आपका ट्रांसपोर्टेशन ऐसा हो, आप भी अपने ग्रीन पास बनवाइए, सेंसर लगवाइए, स्टिकर लगवाइए और हाईवे पे जाइए, आपके लिए अलग से गेट बना होगा, आप उस गेट से सेंसर किया जाए और आप निकलते चले जाइए। ये छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट देने वाले हैं। रिमार्केबल मोमेंटम, हमने 60 साल से हमारे देश में काम चल रहा है, बट गांव में बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पे आज भी बिजली नहीं पहुंची। गवर्नमेंट का जो रेशियो था 88% पे था, जो हमारे गांव आज की तारीख में वही 99% कवर कर लिए हैं। 2 साल में एक ये बड़ा अचीवमेंट है कि इन गांव तक वो बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रही है और लगभग कंप्लीट ही हो गया है। जो हमारा पीक टाइम में डिफिसिट रहता था बिजली का, पीक आवर्स में आप 2012 में देखोगे तो रेशियो 8.7 था, यानी कि जब समर में बिजली का पीक आवर होता तो जो डिफरेंस होता था वो 8.7 का था। आज की तारीख में आप देखोगे अप्रैल से जनवरी का डेटा है ओनली 2% बचा हुआ है। ये एक विद्युत प्रवाह साइट है जिसमें आप कभी भी पीक आवर्स में या किसी भी आवर्स में इस साइट पे जाके चेक कर सकते हो। भाई बहुत सारी सरकारें ये क्लेम करती हैं कि हमारे को बिजली अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस पे जाके आप चेक कर सकते हो कि बिजली की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो आप खुद से चेक कर पाओ। पावर ग्रोइंग लीव्स cumulative solar and wind energy in megawatt 2014, 15, 16 का ये डेटा है। इससे पहले भी सरकारें थीं और सरकारों ने काम किया, बट क्या इस तरीके का प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाया? आज की तारीख में 14,436 विंड पावर मेगावाट बिजली बनाई जा रही है और 6,753 सोलर पावर से, और निरंतर काम है। 2019 तक का टारगेट है कि वो करीब 20,000 मेगावाट तक तो उसको ले जाने का, जिससे हम
सौर ऊर्जा का यूज कर सकें, हवा का यूज कर सकें, हम एक ग्रीन हाउस बना के इंडिया की तरफ बढ़ें, जिससे कि कोई पोल्यूशन ना हो, कोई इस तरीके की हमारे एक्सपेंस हैं वो कम हो। ये एक बहुत बड़ा कार्य भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एलईडी बल्ब आपके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पहले से है। एलईडी बल्ब का जो 11 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और लेटेस्ट डेटा में लगभग 14 करोड़ एलईडी बल्ब भारत सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं, और जिससे कि बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। लगभग 5,500 करोड़ का। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये अगर आपसे कहा जाए कि कोयले को, ये दृश्य आपने बहुत सारे देखे होंगे, कि कोयले को ट्रांसपोर्ट करना आसान है या बिजली को ट्रांसपोर्ट करना आसान है? यानी कि कोयला एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए ये ज्यादा सरल है, या बिजली को दूसरी जगह भेजा जाए ये ज्यादा सरल है? लेकिन ये मित्रों आपको पता है, लेकिन पिछली सरकारों को नहीं पता था। उन्हें ये पता था, वो क्या करते थे कि कोयला छत्तीसगढ़, बिहार, रांची से लोड कर करके ले जाते थे राजस्थान, और वहां पे प्लांट लगाए, कहीं महाराष्ट्र में प्लांट लगाए, गुजरात में प्लांट लगाए। लेकिन इस सरकार ने क्या किया है कि जहां कोयले का प्रोडक्शन होता है वहीं पे हम बिजली बनाएंगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो अननेसेसरी हम पैसा खर्च करते हैं कोयले को यहाँ से वहाँ ले जाना, यहाँ से बेंगलोर ले जाना, यहाँ से कर्नाटक ले जाना, गुजरात ले जाना, ये अब आगे से नहीं होगा। और जो हमारे जो पावर प्लांट हैं वो लगेंगे कहाँ पे? जहाँ पे हमारा कोल प्रोडक्शन होता है। कितना सरल काम था, बहुत बड़ी इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी, हर कोई कर सकता था। लेकिन पिछली सरकारों के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया और करोड़ों रुपए इसी तरह ट्रांसपोर्ट में बहा दिए। पिछली साल सरकार ने 35,000 किलोमीटर नई लाइन डाली है इसी कार्य के लिए कि हम बिजली को ट्रांसपोर्ट कर सकें उन राज्यों से जहां से प्रोडक्शन होगा। और इस साल का टारगेट है कि 50,000 किलोमीटर की हम नई लाइन डाल दें, केबल लाइन, जिससे कि दूसरी जगह पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये रेलवे की कैपेक्स बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का सरकार का ग्राफ आपके सामने है, कहां से कहां तक 82,192 तक पहुंचा दी है। 1500 किलोमीटर इन 10 साल में बनी थी पिछले, और 3500 किलोमीटर इन 2 ईयर्स। नई कैपेसिटी यानी कि नई लाइन भारत सरकार ने बिछाई है। पिछले तो 10 सालों में वो 1500 किलोमीटर बिछाई थी, और विद इन 2 ईयर्स में 3500 किलोमीटर। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज 53,596 किलोमीटर रेलवे लाइन बना के गए थे। 2013 में हम 65,806 किलोमीटर उसको इन बीच के समय में बढ़ा के पहुंचा पाए। यानी कि हमने कितनी इंक्रीज की? 12,210 किलोमीटर लाइन हमने नई बिछाई जब से देश हुआ आजाद, तब से अब तक। फ्रेट देखेंगे तो आप, हमारी जो कैपेसिटी थी वो कितनी बढ़ गई? 1,441% बढ़ गई। हमारी वैगन कैपेसिटी में कितनी बढ़ गई? 330% बढ़ गई। और पैसेंजर कितने बढ़ गए? 656%। और हम कितने किलोमीटर बढ़ा पाए थे? 12,210। तो ये एक दृश्य है, ये अभी भारत में किसी ने देखा? नहीं देखा। ये विदेशी पिक्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेल मिनिस्टर पहले रहे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरीके के भी वैगन्स बनाए जा सकते हैं। अब गुड़गांव में मारुति की फैक्ट्री लगी हुई है, अब उसको अपनी कार भेजनी होती है बेंगलोर, तो एक ट्रक को यहाँ से लोड करने के बाद में 7 से 8 दिन लगते हैं। बट विदेशों में आपको ये बहुत सारे दृश्य दिखेंगे। हमारे मंत्री विदेश में घूमने तो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि इस तरीके की छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि हम एक ट्रांसपोर्ट को, और एक एक कार पे 50-50 हज़ार का एक्सपेंस एक्स्ट्रा हो। अब आपको बहुत जल्दी ऐसे दृश्य भारत में देखने को मिलेंगे।
Maruti Suzuki to move cars by dedicated trains. डेडिकेटेड ट्रेन्स का काम बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत जल्दी ये सारे दृश्य आपके सामने आने वाले हैं। अभी तक क्या होता था कि जो भी रेल मंत्री बनता था वो कैसी लाइनें बनाता था, वो ऐसी लाइन बनाता था कि उसकी जहाँ पे लोकसभा पड़ती थी, उसका जहाँ क्षेत्र है, जिस राज्य से आता था, तो कभी भी ऐसी ट्रैक बिछाने का नहीं हुआ कि जिससे हमारे रेलवे का यूटिलाइजेशन हो, कि हम लिंक को जोड़ें। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट जहाँ से निकलेगा उस तरीके के लिंक बनाएंगे, और उनसे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का यूज़ कैपेसिटी बढ़ा के कर सकें। ये एक तस्वीर है, बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे। ये मेजर जनरल खंडूरी हैं, जो कि पिछली गवर्नमेंट में रेल मंत्री रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे, और ये 7 साल रहे। 7 साल में जितनी इन्होंने सड़क बनाई, उतनी सड़क पिछले सारे मंत्री जितने भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे मिलके नहीं बना पाए। आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम याद होगा, जिसने पूरे भारत को एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जोड़ा था। तो ये इन्होंने, इनकी सोच थी कि आज बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू हैदराबाद, कानपुर, सारों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जोड़ दिया। इनकी तस्वीर क्यों दिखाई? तस्वीर दिखाने का कारण है, आज इसी तरीके से भारत में जो मालगाड़ी का अलग से की सरकार ने डिसाइड किया है कि 4-5 साल के अंदर हम उसी तरीके से अपने रेलवे का ट्रैक बनाएंगे और बहुत बड़ा एक नेटवर्क तैयार करेंगे। उसका कारण है, आज से 20 साल पहले इंडिया में जेरोक्स कंपनी जापान की आई थी। उसने सोचा कि हम यहाँ पे प्रिंटर बनाएंगे, जेरोक्स मशीन लगाएंगे और पूरे वर्ल्ड को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। बट हुआ क्या कि जो हमने यहाँ पे लगाया और उसके बाद में उसको पोर्ट तक पहुंचाने में 7 से 8 दिन लग रहे थे। तो इतना लंबा गैप कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर लें, असेंबल कर लें और बनाने के बाद में पोर्ट तक पहुंचने में 7-8 दिन लगे, तो धीरे से कंपनी यहाँ से चाइना को शिफ्ट कर गई। अगर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले सोचा गया होता, तो आज हम जो एक नई थीम लेके आए हैं वो नहीं लानी पड़ती, और उसी के तहत हमारे और भी बहुत सारे काम हो सकते थे। आज हमारी रेलवे की जो मालगाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो 25 किलोमीटर है। इसका सरकार ने, जब हमारा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा, तो यही स्पीड बढ़कर 75 किलोमीटर हो जाएगी और मैक्सिमम स्पीड 100 को पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ में हमने क्या किया है कि जो हमारा पूर्वी भारत है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहाँ पे हमारे कोयले की खदानें हैं और बहुत सारी माइंस हैं, वहाँ पे भी एक हम लोगों ने प्लान किया है भारत सरकार ने कि उस पूरे एरिया में डेडिकेटेड रेलवे लाइन बिछाई जाए, जिससे कि कोल को एक दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाए और एक दूसरे जहाँ पे पावर प्लांट हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए। इस तरीके का कार्य एक न्यू आइडिया है और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कुछ तस्वीरें हैं, रियल तस्वीरें हैं। बहुत तेजी से जो हमने बात की है डेडिकेटेड कॉरिडोर की, उसकी ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं, कितनी स्पीड से कार्य चल रहा है। ये ऑटोमेशन एट वर्क फॉर स्पीड, ये एक ऐसी मशीन है जो इससे पहले किसी सरकार ने यूज नहीं की। ये 2 साल से इसका यूज किया जा रहा है। इसमें केवल मेन फोर्स जो है वो सिर्फ इतना काम कर रही है कि वो नट बोल्ट कसने का, बाकी ट्रैक बिछाना, स्लीपर लगाना, गिट्टी डालना सब ऑटोमेटिक हो रहा है, जिसकी वजह से कार की स्पीड 100% 100 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है और बहुत सारा काम बहुत तेजी से चल रहा है।
अभी एक नया थीम है मेक इन इंडिया। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जापान गए थे और वहां जाने से लाभ क्या हुआ है। ये जब आप दिल्ली से जयपुर की ओर जाएंगे तो इस तरीके की आपको जापानी कंपनीज के नए नए निर्माण कार्य आपको दिखने लगेंगे। केवल बात ही नहीं हो रही है, काम भी हो रहा है। और मित्रों, 1600 जो कंपनी चाइना में शिफ्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही हैं, वो आज की तारीख में धीरे धीरे इंडिया की ओर शिफ्ट कर रही है। 1600 कंपनियों की संख्या बहुत बड़ी होती है और ये कंपनियां, जब ये कंपनी आती है साथ में बहुत सारी साइड की कंपनियां, जैसे कानपुर में एक LML फैक्ट्री लगी हुई है, बट आप उसकी सब्सिडरी कंपनी देखोगे तो 600-700 ज़्यादा नगर में लगी होंगी। तो फ्यूचर में इस तरीके के कार्य, बहुत सारे जॉब्स क्रिएशन ये सरकार आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाली है। एक बहुत बड़ा चुटकुला है कि जो व्हाट्सएप पे और सब जगह बहुत घूमता रहता है कि कोई अमेरिकन इंडिया आया, वो पूरा इंडिया घूम के गया और जब विदेश में पहुंचा तो उससे पूछा, आप भारत घूम आए, भारतीयों से मिले? तो उसने कहा, नहीं, मैं तो किसी से नहीं मिला। मैं वहाँ गुजराती से मिला, बिहारी से मिला, यूपी के मिला, लेकिन इंडियन मुझे कोई नहीं मिला। तो ये बात सही है। इंडियन क्यों नहीं है कि ये कहने को भारत एक देश एक है, यहाँ हर राज्य का अपना अलग टैक्स है, अपने अलग कानून है। तो आज ये सरकार रियल काम कर रही है, बल्कि कर चुकी है। GST बिल पास हो चुका है और वो लागू होने जा रहा है। ये एक रिवोल्यूशन है इंडिया के लिए, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ जाएंगी। और अब आपको जब भी आप ट्रेवल करते हैं, ये चीजें इतिहास बन जाएंगी। कच्चे बिल, कैश ट्रांजैक्शन, जब GST आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बिल देना पड़ेगा, कैश बहुत कम हो जाएगा और जो कच्चे बिल चलते थे वो हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। जब भी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो एक चुंगी पड़ती है, जहाँ पे आपको ट्रक्स की लाइन अक्सर, जो लोग गए होंगे बाहर हाईवे पे सफर किया होगा, उन्होंने ये तस्वीरें बहुत देखी होंगी। लेकिन GST के बाद ये जो तस्वीरें हैं, ये इतिहास बन जाएगा। वन टैक्स, एक बार टैक्स लगेगा और सारे, आप कहीं भी जाइए इंडिया, किसी बॉर्डर पे जाइए, आपको ट्रक को घंटों रोकना नहीं पड़ेगा, वहाँ बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे चोरी नहीं करनी पड़ेगी, टैक्स का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी आसान हो जाएगा। एक बिजनेस हमने किया, एक बार टैक्स दे दिया, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। ये इस सरकार ने एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, जो GST लाके वन नेशन। हमारे देश में आज की तारीख में 1741 सेंट्रल लॉ है बीइंग आइडेंटिफाइड फॉर रिपीलिंग। बहुत सारे कानून बने हुए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं, जिनका कोई कार्य नहीं। ऐसे कानूनों को सरकार ने आइडेंटिफाई किया और 1500 है ऑलरेडी रिपील्ड। मतलब इतने सारे कानून जो हमारे यहाँ बने हुए थे उनको भारत सरकार ने डिलीट किया। और भी रिसर्च चल रही है और भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। 582 लाख टू बी रिपील्ड। Nine years and 30,000 crore later, Air India is finally set to make some money. 9 साल बाद एयर इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट किया है। 9 साल तक लगातार घाटा घाटा घाटा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन अपने यूज में प्लेन को लेते थे, एयरक्राफ्ट को लेते थे, अपने यूज करते थे। लेट हो रही है, मंत्री जी की वजह से फ्लाइट खड़ी हुई है, डिले हो रहा है। ये सारा सिस्टम चेंज हुआ और सिस्टम चेंज होते ही आप देखेंगे एयर इंडिया जैसी कंपनी जो की रिकमेंड किया जा रहा था कि इसको बंद कर दिया जाए और इसका घाटा ज़्यादा दिन तक नहीं झेल सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा रिफॉर्म किया कि वही 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। BSNL सफेद हाथी जिसको कहा जाता था, उसने भी 672 करोड़ का पिछले ईयर में प्रॉफिट करके दिया है। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में आप लोग पहले से बहुत सारी चीजें जानते हैं कि अब डिजिटल इंडिया के कितने लाभ हैं वो धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए पासपोर्ट को ले लीजिए। पहले पासपोर्ट जिन्होंने बनवाए हुए उन्हें मालूम होगा कि जूते घिसते होंगे दौड़ते दौड़ते, और आज जो लोग पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं उन्हें पता होगा कितना
इजी हो गया है पासपोर्ट को बनवाने के लिए। यदि आपके पास आधार है तो आज की तारीख में और ज़्यादा आसानी हो गई है। 50 लाख पासपोर्ट विद इन 4 मंथ डिलीवरी, 2 करोड़ पासपोर्ट विद इन 2 वीक्स डिलीवरी। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि 2 करोड़ पासपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर डिलीवर किए गए। ये इसी देश में हुआ है जहाँ पे लोग कहते थे कि महीनों लगते थे पासपोर्ट बनने में, डिलीवर होने में, लौट जाता था, मिलता नहीं था। ये सारी चीज़ें आज डिजिटल इंडिया की वजह आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि हमारा कहाँ पे है, क्यों नहीं डिलीवर हो रहा है। भारत सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म के लिए पूर्व से आप परिचित होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाए हैं कि जो छोटे छोटे लोग थे उनको लोन दिया जाए। बहुत अच्छी तरीके से काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मुद्रा लोन फ्लोट किए जा रहे हैं, एक्सपेंड किए जा रहे हैं, ब्याज दरें नीचे आ रही हैं। जनधन योजना का तो आपने रिकॉर्ड तोड़ देखा ही था कि 25 करोड़ अकाउंट हमने खोले थे, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। हमने छोटा से छोटे कार्य के लिए बैंकिंग सिस्टम में जो लोग कहते थे कि इतने सारे अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, उतने सारे अकाउंट हमने खोल के दिखाए, उनको जोड़ा है, उनको सिस्टम में लाए हैं और उस जनधन का इस फायदा भी मिला है। मेक इन इंडिया थीम में भारत में एक बार फिर बहुत सारी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश विदेश घूम के बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जापान की 1600 कंपनी जो चाइना में काम कर रही है, बाई चांस की बात है कि हमारे लेबर कास्ट सस्ती है, चाइना की महंगी है। वो चीज़ें थी बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर ने एश्योर किया है कि आपको बहुत जल्दी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार मिलेगा और बहुत जल्दी एक एक करके धीरे धीरे बहुत सारी, जैसे एप्पल है आ गई है, बहुत छोटे छोटे नाम हैं जो आप ट्रेक करोगे, नेट पे डालोगे तो बहुत सारी जापानी कंपनी स्विच कर रही है इंडिया में। जो लोग सिंगापुर गए होंगे उन्होंने ये मॉल देखा होगा, ये मुस्तफा मॉल है। वहाँ पे ये 24 आवर्स खुला रहता है। इंडिया में केवल केमिस्ट की शॉप को 24 आवर्स खोलने का राइट है, बट इस गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि हमारे यहाँ भी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जो मॉल्स हैं वो 24 आवर्स खुल सकते हैं। इससे पहले 24 आवर्स हमारे यहाँ ये नहीं खुलते थे, लेकिन अब ये 24 आवर्स भी पड़े और सारे लोगों को दिया जा रहा है कि आप मॉल को या और चीज़ें हैं वो 24 आवर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की यात्रा का रूट फ्लो चार्ट है। बहुत इस पे वाद विवाद हुआ, संवाद हुआ, कई हम लोग मीटिंग में गए थे, प्रश्न बार बार उठता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब तो विदेश में ही रहते हैं। ये एक उनकी जो सेटिंग थी ये उसका है 6 डेज ट्रेवल 5 कंट्रीज 45 मीटिंग्स, यानी कि दिल्ली ऑफिस से निकले, पहले अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से जिनेवा और जिनेवा से यूएसए से मैक्सिको और मैक्सिको से फिर दिल्ली ऑफिस। 6 डेज ट्रेवल किया, 5 कंट्रीज गए, 45 मीटिंग्स की, 44 आवर्स फ्लाइंग इन नाइट। जो फ्लाइंग का टाइम होता था वो हमेशा रात्रि में रहता था। तो इससे फायदा क्या हुआ? एक पिक्चर आई थी रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह मतलब सेल्समैन जो भारत की चीजों को बेच रहा है और उससे क्या एडवांटेज हो रहा है भारत को, उसका ये एडवांटेज है। जो एफडीआई कैश नेट इनफ्लो ऑलरेडी एट रिकॉर्ड है। जो एफडीआई आया है वो रिकॉर्ड डे बाय डे, चाहे एफआईआई हो और चाहे एफडीआई हो, डे बाय डे कितना बड़ा है, माल तभी बिकता है। मैं तो बहुत दिनों मेडिकल फील्ड में भी रहा हूँ। हम लोग कहा जाता था कि जितनी आप ट्रेवल करोगे, जितने आप डॉक्टरों से मिलोगे, उतने आउटपुट निकलेगा। अगर आप घर में बैठे रहोगे, फॉलो मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और उस सेल्समैनशिप को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि जब व्यक्ति घर से निकलता है, जाता है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो 100% ये है कि वो उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी।
बहुत देर से सबके दिमाग में बात होगी, द गेम चेंजर, डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर से पहले की बैंकों की हालत थी 2010 से लगातार जो बैंकिंग सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है उसमें पैसा जमा होता है, पैसा निकलता है। 2010 से बैंकों में लिक्विडिटी की बहुत कमी थी। जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होता है वो आरबीआई में डिपॉजिट करती हैं, और जब पैसे की शॉर्टेज होती है तो वो आरबीआई से पैसे को विड्रॉ करती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के यहाँ सुबह सुबह कटोरा लेके खड़ा नहीं हो जाता। 2010 से लगातार स्थिति बनी हुई, नॉट ओनली 1 और 2 ईयर्स, 2010 यानी 2010 से ये स्थिति बनी हुई है कि वहां पे डेली कटोरा लेके खड़े कि पैसा दो, मैं बैंक करूं और बैंक चलाऊं। लेकिन जैसे व्यक्ति के लिए जीवन में पानी बहुत जरूरी है, वैसे ही बैंकिंग सिस्टम के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। और वो लिक्विडिटी तो आज से नहीं, 2010 से कंटिन्यू बनी हुई थी। उसको आज की स्थिति में बैंकें लबालब भरे हुए तालाब पानी की तरह, और उसी का रीजन है कि आज ब्याज दरें नीचे आ रही हैं। ब्याज दरें नीचे आएंगी, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी। बहुत सारी जेपी ग्रुप इतना डेट था कि वो हायर ब्याज की वजह से पूरा ग्रुप डूब गया। बहुत सारी इतनी क्राइसिस हो रही थी कि बैंक हितधारकों की डिमांड लगातार बनी हुई थी। चिदम्बरम साहब का तो रघुराम राजन से झगड़े इस बात हो गया कि आप नीचे लाइए इंटरेस्ट रेट को, लेकिन इंटरेस्ट रेट को लाए थे कैसे? लिक्विडिटी नहीं। ये डेट है 2010 से लगातार बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी बनी हुई थी। ये 2 साल पहले की स्लाइड है कि जिन लोग क्रिकेट का जिनको नॉलेज होगा वो समझते होंगे, जब फ्रंट फुट पे खेलते हैं तो अक्सर चौका और छक्का लेने का प्रयास करते हैं। तो चौका और छक्का तो तभी फ्रंट फुट पे आप खेल पाओगे जब कॉन्फिडेंस होगा। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था इकोनॉमी में? क्योंकि लगातार एक बैड न्यूज किसी न किसी घोटाले के रूप में आ रही था, तो आप अच्छे डिसीजन है, टाइट डिसीजन लेने की स्थिति में ही है। तो कई बार क्या होता था कि खुद ही इकोनॉमी हिट विकेट हुई जा रही थी, गिर गई तो उठने का नाम नहीं ले रही थी। ये फ्यूचर मतलब 2 साल पहले स्लाइड बनाई, ये आज की स्थिति है कि सचिन तेंदुलकर की तरह चाहे फ्रंट फुट हो, चाहे बैक फुट हो, चाहे जो गेम हो, हर गेम पे मोदी जी उठा के मार रहे हैं। और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बनी है। त्रिवेणी संगम सब लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे पास में यूपी में, तो जहाँ पे तीनों चीजों का मिश्रण होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। आज हमारी इकोनॉमी में भी त्रिवेणी संगम हो रहा है। एफडीआई का निवेश है, डिसीजन हार्ड हो रहे हैं, मेजॉरिटी में सरकार है, फुल कॉन्फिडेंस में। ये स्लाइड मैं बाद में इस पर डिस्कस करूंगा। ये मोहम्मद अली हैं, यूएसए के बहुत बड़े बॉक्सर। अभी भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि अच्छे दिन कब आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक पिक्चर और आई थी 3 इडियट्स, उसमें 3 हीरो थे और उनका प्रिंसिपल कहता है कि एक चैलेंज देता है कि इस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करेगा। तो 2 आमिर खान और एक साइड में और हीरो दोनों क्या करते हैं, एक एक कदम पीछे हट जाते हैं, बीच वाला अपने आप एक कदम आगे हो जाता है। ये 2008 की स्लाइड है। 3 इकोनॉमी है, ब्राजील, रशिया एंड इंडिया। लगभग 2008 में ये एक ही कंडीशन थी। ये ट्रिलियन डॉलर की कैपेसिटी थी तीनों की, 1.44, 1.44, 1.39। आज की स्थिति में देखते हैं क्या हुआ। ब्राजील
एक कदम पीछे चली गई, रसिया एक कदम पीछे चली गई और इंडिया ने एक कदम और आगे बढ़ा। 1.44 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी, आज की तारीख में 1.62 ट्रिलियन डॉलर। अब लोग कहेंगे अच्छे दिन कब आएंगे, तो ये अब हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल है। जिन 3 देशों से हमारी कंपटीशन होता था, तीनों का डेटा सामने है कि 2 साल पहले 2008 में कहाँ थे और आज की तारीख में हम कहाँ हैं। हमारे महाभारत में एक पात्र थी ना, गंधारी। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन गंधारी ने जबरदस्ती पट्टी बांध ली थी अपनी आंखों में। आज भी बहुत सारे लोग पट्टी बांधे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी कैसे हो गई, कैसे ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी हो गई, ऐसा कौन सा जादू हो गया। लेकिन आपको अब देखना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उसका इसमें बहुत ही लिंक है इंडियन सिस्टम में। एक पिक्चर है एक डॉक्टर की मौत, कहीं से आपको यूट्यूब पे या कभी कहीं मिले जरूर देखिएगा। जब व्यक्ति में, जब कंट्री में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो क्या हाल होता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये हमारी इंडिया की खोज थी। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जी थे, उन्होंने इस पे बहुत दिन काम किया, एक रिसर्च की, और आफ्टर रिसर्च एक अनुप्रिया दुर्गा नाम की एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई, जिसको एलियास अनुप्रिया अग्रवाल इन 1978। उसके बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनकी कमेटी बनाई और उस कमेटी ने उनकी रिसर्च रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो नोबेल पुरस्कार भारत को मिलना चाहिए था, इसकी लॉबिंग हो सकती थी, बट वो नहीं हुई। ये दूसरे विदेश को चला गया। अगर उस समय हमारे देश में कॉन्फिडेंस होता और जिस व्यक्ति को ये मेडिसिन में मिली नोबेल, वो जो टेक्नोलॉजी थी या जो थीम थी या जो साइंटिफिक उनकी पीएचडी थी, उसको किसी ने वर्ल्ड में नहीं एक्सेप्ट किया। और आज जो थीम, जो रिसर्च काम आ रही है, वो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जी की काम आ रही है। इसके बाद भी एक चेन्नई में जब डॉक्टर साहब हुए और उन्होंने इनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया, आज उनको रिकॉग्नाइज किया गया, जिसकी वजह से आज उनको एक पहचान मिली। लेकिन ये काम पहले भी हो सकता था, पहले भी भारत एक नोबेल पा सकता था। आज उसी कॉन्फिडेंस की देन है कि 1985 में एक मल्टीनेशनल कंपनी आई थी कोलगेट, जो अपना विज्ञापन देती थी कि नमक और खुरदरे पदार्थ व्यक्ति के दांतों को खराब कर सकते हैं। आखिरकार आज हमने मजबूर कर दिया उनको मानने के लिए कि जो बात हम कह रहे थे वही सत्य है, तुम अपनी बात को झूठ है। क्यों? क्योंकि आज देश में कॉन्फिडेंस आया। बहुत इंपॉर्टेंट सीन है इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक। जब तक आपकी ताकत नहीं होगी, लोग विश्व में आपको नहीं पहचानेंगे। और ये भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक करना भी महत्वपूर्ण था, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इस स्ट्राइक के बाद उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ये हमारे लिए एक रिसर्च का विषय है। रिसर्च के बाद में हमने देखा कि भारत सरकार ने जिस दिन ये अनाउंस किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की है, उसके दूसरे दिन एक और भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि हमारे रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट हैं वो UAE के शेख होंगे, संयुक्त अरब अमीरात। ये मेरा एक प्रश्न है कि पाकिस्तान का गॉडफादर कौन है? कोई बताना चाहेगा?
सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना भी। काफी उत्तर आपके वहां तक हैं, लेकिन जो रियल आंसर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चोरी से, चुपके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। दूसरा, वहां पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अरब में जाके नौकरी करते हैं, हर महीने सैलरी भेजते हैं। बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान केवल अपने नागरिकों की वहां पे नौकरी करने से। तो भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया की आर्मी कर रही थी, उसी दिन सेम टाइम पे ईरान से उनके बॉर्डर पे सेलिंग चल रही थी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी। दूसरा आश्चर्य भारत सरकार ने ये किया कि दूसरा दिन बताया कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट यूएई के शेख होंगे। इसका उसे पता ही नहीं था। अब उनका गॉडफादर हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बन के आ रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ी आतंकी घटना को करना या बड़ा अटैक करना उनके लिए असंभव हो गया। और इसके बाद में स्टेटमेंट उनके लिए उन्होंने एक प्लान खोजा कि कह दो कि भैया हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है कुछ। तो पाकिस्तान जैसा बैड कंट्री ये कहे कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी है, उनके जनरल्स हैं, जो पॉलिटिशियन है वहाँ के, दुबई में आप देखो कि उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं। तो वो यूएई से अलग रह के नहीं रह सकते, अलग नहीं जा सकते हैं। चाइना अपना पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का यूज करता है, बट यूएई कभी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के केवल इस्लामिक कंट्री होने की वजह से पाकिस्तान की मदद करता है। तो ये एक गेम चेंजर फॉरेन पॉलिसी थी जिसको हम लोगों ने मिस किया। यहीं पे गाड़ी नहीं रुकी, केवल चीफ गेस्ट बना के ही नहीं। और वो जो चीफ गेस्ट आया, क्योंकि हमें तो ये लग रहा था कि इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है, इंडिया डूबा जा रहा है, इंडिया को खत्म किए दे रहा है। 5 लाख करोड़ के MUO साइन किए हैं इंडिया के साथ। 5 लाख करोड़ कितना होता है कि अभी 1500 के नोट 15 लाख करोड़ थे, और 5 लाख करोड़ का छोटे मोटे तो बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो डायरेक्ट हुए, लेकिन इस चीफ गेस्ट के साथ भारत सरकार ने 5 लाख करोड़ का MOU साइन किया है कि जो पैसा भारत आएगा, कहाँ से आएगा? जो अमेरिकन बैंक में डिपॉजिट्स हैं, जो उनके यूरोपियन बैंक से डिपॉजिट्स हैं, वो वहाँ से अपने पैसे निकाल कर इंडिया ला रहे हैं, हम पे दया नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब हम पैसा इसलिए इंडिया ला रहे हैं कि यूरोप में अब ग्रोथ नहीं है। अब हमको ऐसा पूल बनाना चाहते हैं कि जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके दे, क्योंकि हमारे भंडार भी सीमित हैं। एक निश्चित समय पश्चात वो भंडार भी खत्म होंगे, और वो भंडार वो पैसा इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया में उनको ग्रोथ नजर आ रही है जो कि हमें नजर नहीं आ रही। लेटेस्ट एग्जाम्पल, वोडाफोन 47,700 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, और आज की तारीख में हमें ये लग रहा है कि भारत डूब रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट, 47,700 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सारा सीन आपने देखा है, एक इंटरनेशनल इमेज क्रिएट हुई है भारत की, 104 उपग्रह एक साथ छोड़ना, एक इंटरनेशनल जो हमारी उपग्रह छोड़ने की मार्केट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें भारत की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। थोड़ी सी बात शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट में भी हमने पीछे एक स्लाइड दिखाई थी, क्योंकि हमें आज भी लग रहा है कि मार्केट नहीं चलेगा, ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन आज हम कहेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए कि आफ्टर 5 years सेंसेक्स विल बी 1 लाख, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है सारे देश विदेश में, सबको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें अभी भी यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ नजर नहीं आ रही। और उसका सीधा सा है कि अगर हम डेली सेंसेक्स देखेंगे तो हमें यही नजर आएगा कि पता नहीं कब पैसा डूब जाए।
टिप्स पे ना जाएं, डेली कोई न कोई एक टिप्स देता है, नो टिप्स। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है आपके दिमाग में तो दिल खोल के भारत सरकार में पैसा लगाइए, 1% भी आपको डरने की जरूरत नहीं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए और एसेट एलोकेशन का काम आपका एडवाइजर है। थैंक यू वेरी मच। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सवाल। गुजारिश करेंगे कि वो प्लीज आए। बहुत सारे लोगों के इसमें प्रेजेंटेशन के दौरान में निश्चित रूप से प्रश्न उत्तर आए होंगे, तो मित्रों मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं भी प्रश्नों के उत्तर दे सकता था, लेकिन पिछली एक मीटिंग में एक ऐसी घटना हो गई जिससे मैंने प्रश्नों को उत्तर देना बंद कर दिया। एक प्रश्न एक हमारे दर्शक ने पूछा था कि ये बताइए, मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर इतने शौचालय काहे बनवा रहे हैं? तो मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, तो मैंने उस दिन से इस बात को मान लिया कि मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। बाकी विवेक जी सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को एक मौका दिया गया यहाँ पे। उसके पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अजीत अग्रवाल जी का, संस्थापक SGM इंटरनेशनल कॉलेज, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम लोगों के सामने इंडिया की जो आज की चिंतित तस्वीर है वो प्रस्तुत कर सके। और मैं आभारी हूँ पद्मा शर्मा जी का, जिन्होंने सरस्वती वंदना करके यहाँ पे हम लोगों को गर्व महसूस किया। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर कविता बिलाटी जी का, सर मैं आपका नाम कविता बिलाटी जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे हम लोगों को गौरव महसूस किया। और वरुण जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया। और मेरा तो इतना कहना है कि ये जो इंडिया की स्टोरी उन्होंने बताई, अब हमें ये केवल इंडिया की स्टोरी पे केवल ताली बजाने से अगर हमें कुछ इसका फायदा मिल जाए तो सर बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये इंडिया की स्टोरी सुनने के बाद अगर हम इसका फायदा ले पाए, जो इंडिया ग्रोथ कर रही है, तो हम भी अपने आप को आगे इंडिया के साथ बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वेरियस कंट्रीज, फॉरेन के लोग इंडिया में निवेश कर रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, उन आंकड़ा पर जरूर गौर करिएगा। 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, राइट, उन्होंने एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया। वो समय ऐसा था जब हमारे पास ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, एक हफ्ते का ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर अवेलेबल नहीं था। ऐसे समय में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे कि एक हफ्ते का ऑयल इंपोर्ट करने का भी हमारे पास डॉलर नहीं था, कैसे हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे और कैसे देश को चलाएंगे। तो उन्होंने एक चीज निकाली, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी भारत के बाजार को विश्व के लिए उन्होंने खोल दिया, ओपन कर दिया। और उस समय तक 1991 में भारत का जो बाजार था, जो इकोनॉमिक थी, राइट, उसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपने नाम सुना होगा, FII, राइट, जो इंडिया में निवेश करते थे, भारत के बाजार में उनकी हिस्सेदारी थी केवल 1%। और 1991 से लेके सर आज 2017 तक कितने साल हो गए सर? 26 साल। कितने साल हो गए सर? 26 साल। तो 1991 में भारत के बाजार में उनकी हिस्सेदारी थी 1%, और आज वो हिस्सेदारी 26 साल बाद बढ़ के हो गई है 26%। यानी आज भारत के बाजार का 26% मालिकाना हक FII के पास है। तो वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, हर साल उनका इंडिया में निवेश 1% बढ़ता गया। ऐसा क्यों है? वेदर दे आर इंडिया से प्रेम करते हैं या हमसे ज्यादा देशभक्त हैं, वो इंडिया में निवेश करते हैं। वो क्यों सर इंडिया में निवेश कर रहे हैं? कोई बताएगा इसका कारण सर? फायदा दिख रहा है, राइट? दे आर बिजनेसमैन, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज दे आर गेटिंग द बेनिफिट। और हर साल ये 1% से उनका दर बढ़ रहा है।
इंडिया इज ग्रोइंग, ये जो राइजिंग इंडिया की स्टोरी है ये पिछले 25-30 सालों से चल रही है और आज इसकी गति और तेज हो गई है। इतने सालों से राइजिंग इंडिया की स्टोरी चल रही है, लेकिन इसका फायदा हम इंडियंस नहीं ले पा रहे हैं। और इसका फायदा अगर हमें लेना होगा तो हमें भी इंडिया में निवेश करना होगा, राइट? हमें भी इंडिया में निवेश करना होगा। तो निवेश करने के तरीके क्या हैं? अगर इंडिया में आपको निवेश करना है तो कैसे निवेश कर सकते हैं सर? यू हैव टू गो टू इक्विटी, यानी कि आपको गवर्नमेंट कंपनियों में निवेश करना पड़ेगा। इंडिया की जो बेहतरीन कंपनी है उसमें निवेश करना पड़ेगा। एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है, आई एम राइट? एवरीबॉडी हैज हर्ड द नेम ऑफ एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक कहाँ की बैंक है? किसने बनाया था सर एचडीएफसी बैंक? किसी फॉरेनर ने बनाया था कि इंडियन ने बनाया था? इंडियन ने। हु इज द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ एचडीएफसी बैंक? दीपक पारेख। तो एक इंडियन ने एचडीएफसी बैंक बनाया और बैंक का जो संचालन था वो कहाँ पे किया? इंडिया में। तो उसके जो कस्टमर है वो कहाँ के हैं? इंडियन है। और आपको आज सुन के आश्चर्यचकित होगा, एचडीएफसी बैंक इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन बैंक है और इसकी 74% होल्डिंग एफआईआई के पास है। इंडिया की बेहतरीन बैंक, इसकी 74% होल्डिंग कहाँ पे है? एफआईआई के पास है। तो ऐसे हमारे देश में बहुत ढेर सारे बिजनेसेस हैं व्हिच आर ग्रोइंग, बट जितनी भी बेहतरीन कंपनियां हैं उसमें जो होल्डिंग है वो एफआईआई का धीरे 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 करके क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। एंड वी इंडियंस आर सिटिंग, वी आर ओनली सीइंग दैट। हम लोग केवल देख रहे हैं चीजें, ये सारी चीजें हो रही है, बट ये जो ग्रोथ हो रही है उसका फायदा हम नहीं ले पा रहे हैं। उसका फायदा आपको लेना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और समस्या हमारे सामने ये आती है कि हम इंडिया में निवेश कैसे करें, किस तरीके से हम इंडिया में निवेश करें, राइट? तो उसके लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है, छोटे छोटे निवेशकों के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है इंडिया में निवेश करने के लिए, जिससे कि आपको निवेश आसान की जाए। और वो प्रोडक्ट बनाया गया है म्यूचुअल फंड। आज की तारीख में इंडिया में 120 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। और ये म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है, ये पैसा कहाँ निवेश होता है? इंडियन मार्केट में। और म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आता है वो वापस किसको मिलता है? इन्वेस्टर को, राइट? तो जो भी आप फंड में निवेश करोगे वो फंड आपके बिहाफ पे इंडिया में निवेश करेगा और उससे जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न आपको बैक वापस जाएगा। अब इसमें निवेश करने का सबसे सही तरीका क्या है? कैसे निवेश करें, किस तरीके से निवेश करें? और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपको इंडिया में निवेश करना है, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जो एफआईआई है 1% से लेके कहाँ पे आ गए? 26% में। मतलब क्या? वो इंडिया में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए सर? लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको भी इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना पड़ेगा। वी इंडियंस थिंक दैट कि आज हम पैसा लगाए और कल मेरा बढ़ जाए और हम वापस निकाल ले। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो कभी भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसका निवेश करने का एक ही तरीका है क्या? कि आप लंबे समय में निवेश करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एफआईआई के पास तो इतना ज्यादा पैसा है, वो निवेश कर रहा है, हमारे पास तो इतना ज्यादा है नहीं, हम कैसे निवेश करें? आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है जिसका नाम है SIP, और उसी को दे रख के वरुण जी ने ये हम लोगों ने मिलकर ये प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया है कि इंडिया की ग्रोथ का पैसा अगर इंडिया से जो बेनिफिट हो रहा है अगर इंडिया को वापस मिल जाए तो इंडिया और समृद्ध हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा। और इस SIP प्रोडक्ट को हम लोग घर घर तक पहुंचा पाए अगर और लोगों को समझा पाए SIP से आपका क्या फायदा है, तो उससे बड़ा हम लोग के लिए रिवार्ड कुछ भी नहीं होगा। तो SIP एक माध्यम है जहाँ छोटे से छोटे अमाउंट 100 रुपए महीने से भी लेके आप जितना भी अमाउंट आप चाहो उतना हर महीने आप इंडिया में निवेश कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इंडिया में निवेश करते हो, SIP इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया सालाना का ग्रो कर रहा है। आप लोग एक आंकड़ा जानते होंगे किस दर से इंडिया सालाना ग्रो कर रहा है। उस आंकड़ा RBI हर क्वार्टर में डिक्लेयर करती है। एवरी क्वार्टर RBI डिक्लेयर्स द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया एंड दैट इज कॉल्ड द GDP। आप लोग नाम सुना होगा आपने से। हर 3 महीने में RBI की कमेटी बैठती है और RBI की कमेटी ये डिसाइड करती है कि पिछले 3 महीने में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रही, यानी कितना GDP रहा। और एक चीज और डिक्लेयर करती है कि पिछले 3 महीने में हमारे देश में महंगाई की दर क्या रही। पिछले 25 सालों में अगर हम एवरेज बात करें, हमारे देश में GDP ग्रोथ रेट थी लगभग 6 से 7% और हमारे देश का जो एवरेज महंगाई था 5 से 6%। देन इंडिया वाज ग्रोइंग बाय द 2 रेट, वन GDP ग्रोथ रेट एंड अदर इज इन्फ्लेशन, राइट? अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इंडिया की आ जाती है नॉमिनल ग्रोथ रेट इन रूपी टर्म्स
दैट इज 12 to 14% एनुअलाइज्ड, यानी पिछले 25 सालों से इंडिया की ग्रोथ रेट रही है 12 से 14% सालाना। तो अगर आप इंडिया में निवेश करोगे, राइट, तो आने वाले समय में आपको एसआईपी 14 से 15% सालाना का रिटर्न आपको जनरेट करके आपको देगी। और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो आप? इंडिया में जो भी चीजें बन रही है उसका कंजम्पशन कौन कर रहा है? आप इंडियंस। इंडिया में जो भी सर्विसेज है उसका कंजम्पशन कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। उसका कंजम्पशन कर रहे हो, इंडिया की ग्रोथ कर रहे हो, बट वो कंजम्पशन से जो ग्रोथ हो रहा है इंडिया को, अगर उसको वापस आपको अपने घर में लाना है तो आपको इंडिया में निवेश भी करना पड़ेगा। और इंडिया में निवेश करने के लिए जो सबसे बेहतरीन माध्यम है वो है एसआईपी। आप अपने इनकम का एक सर्टेन पोर्शन एक निर्धारित कर लीजिए कि मैं जितना हर महीने कमाता हूँ उसमें से इतना मैं इंडिया में खर्च करूंगा और उसमें से इतने % हर साल इंडिया में निवेश करूंगा। एक निर्धारित कर लीजिए उतना, और उतना आप लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में निवेश करते रहिए। आप लॉन्ग टर्म में खर्च करेंगे और जब लॉन्ग टर्म इंडिया में निवेश करेंगे तो कुछ पोर्शन जो खर्च का आपका होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट आपके घर पे वापस आएगा। जब मैं जिस कंपनी से मिला करता हूँ इंडिया इन्वेस्ट, इस कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत में है। और जब मैं कभी उधर जाता हूँ गुजरात में, सूरत में देखता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हाई है, राइट। वहाँ पे लोग गवर्नमेंट नौकरी छोड़ देते हैं, केवल बिजनेस करने के लिए बोलते हैं। नौकरी में कुछ नहीं रखा है, उससे ज्यादा रखा है बिजनेस में। हर दूसरा तीसरा घर वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि निवेश करता है, बिजनेस करता है। नहीं बिजनेस करता है तो वो बिजनेस में निवेश करता है। इसीलिए वहाँ पे क्या है कि घर घर में हरियाली है, हर घर में खुशहाली है, राइट। ये तो आप एसआईपी करें और एसआईपी करके अपने देश की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ का हिस्सा भी अपने घर पे लेके आए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, जो भी वरुण जी ने जो बताया उसके बारे में, तो आई वुड लाइक टू आंसर कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हो, अगर उसमें से कुछ पूछना है आपको तो बताएं सर। आई थिंक सभी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है और क्लियर भी हो गई है, दैट्स व्हाई देयर इज नो मोर क्वेश्चन। तो अगेन मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को जो इतना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए और यहाँ पे आपने ये प्रेजेंटेशन सुना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से प्रेजेंटेशन को भी देखा और शायद चिंतन दिमाग में कुछ चल रहा होगा, चलता भी रहना चाहिए। इसीलिए प्रेजेंटेशन के यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करवाया गया था। आप लोग यहाँ आए, अपना समय दिया। रविवार है, बहुत से लोगों को पहले से ही परिवार के साथ कार्यक्रम बन जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया, ध्यान से सभी लोगों को सुना। मैं एसआईपी फाउंडेशन की तरफ से, ज्ञान मंदिर परिवार की ओर से, अपनी ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और श्री कुसुम जी से यह आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम का समापन राष्ट्र वंदना से होगा। हम सब लोग, आगंतुक लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, राष्ट्र वंदना होगी, उसके पश्चात नीचे स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। आप सब लोग स्वल्पाहार ग्रहण करके ही अपने गंतव्य को प्रस्थान कर सकेंगे।